ये क्या है, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। जैसे हम डायोड से बनाते थे रेक्टिफायर, तो वो कंट्रोल नहीं होता था, वो हाफ साइकिल के बाद अपना कट आउट कर देता था और हाफ साइकिल बाद वोल्टेज दे देता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ हम हर साइकिल हम कंट्रोल भी कर पाएंगे, यानी हाफ साइकिल को ही हम कंट्रोल करेंगे, कब हमें आउटपुट मिले और कब ना मिले। तो जैसे मान लो हमने ये इनपुट पे साइन वेव दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने चलो साइन वेव दे रखा है, ठीक है, हमने इनपुट पे साइन वेव दे रखा है। तो ये साइन वेव जा रही है, ये तो इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है, ये एकदम डायोड जैसा ही बिहेव करेगा। कब बिहेव करेगा, जब हम इसको ऑन करेंगे। तो इसको टर्न ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पल्स देंगे। थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट पे हम पल्स देते हैं। तो मान लो मैंने एक पल्स यहाँ पर दे दी ये, और एक पल्स मैंने यहाँ पर दे दी ये, और एक यहाँ पे दे दी, ठीक। अब इसको हमने बोला कि मैंने अल्फ़ा टाइम पे पल्स दी थी, ठीक है, मैंने इसको अल्फ़ा टाइम पे पल्स दी थी, और ठीक है, यहाँ बीच में नहीं दी है, चलो बीच में तो अच्छा, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ी देर बाद पल्स दिया, ठीक है, यहाँ दिया, चलो, ताकि वो अपना अल्फ़ा मेंटेन रहे ना। मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ी देर बाद पल्स रिसीव होगी, यहाँ पे लगभग अप्रॉक्स दिया। और ये हमारा जैसे ये एंगल है, मान लो अल्फ़ा था, अल्फ़ा के बाद यहाँ क्या आएगा 180 डिग्री, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंगल, ठीक है, यहाँ पे। तो होगा क्या, जैसे मान लो हमने जब पल्स नहीं दिया था तो हमारा थायरिस्टर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक, थायरिस्टर हमारा ऑफ रहेगा। तो यहाँ तक थायरिस्टर ऑफ है, जैसे पल्स मिली तो उसी वेव फॉर्म के साथ ये क्या हुआ, ऑन हो गया यहाँ से, फिर ये क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। फिर ये कब तक ऑफ रहेगा, जब तक पल्स नहीं मिलेगी तब तक ये ऑफ रहेगा, ठीक है। और जैसे ही पल्स दी जाएगी तुरंत ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो पल्स इसको यहाँ पर मिली तो ये देखो ये यहाँ पे ऑन हो गया, फिर ये ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा, फिर पल्स मिली, जैसे ही पल्स देखो मिली यहाँ पे टर्न ऑन करने के लिए, ऑन हो गया, ठीक, और फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ हो गया। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या हम जान सकते हैं। तो ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म है, ठीक है, जो हमें आरएल के अकॉर्डिंग मिलेगी यहाँ पर, ठीक, यहाँ से। और ये हाफ साइकिल में तो ऑफ रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये थायरिस्टर है, ठीक। करंट की भी वेव फॉर्म ऐसे ही होगी, जहाँ जहाँ वोल्टेज आएगा वहाँ वहाँ करंट आएगा। तो अगर आप करंट का बनाना चाहें तो अलग से ऐसे ही बना सकते हैं। तो देखो करंट का अगर मैं बनाऊँ तो करंट का भी सेम ऐसे ही वेव फॉर्म आनी है, ये और ये, ठीक है, ये करंट की वेव फॉर्म हो गई। ऐसे ही अब अगर मैं वेव फॉर्म करूँ ट्रिगरिंग वोल्टेज की, ये जो थायरिस्टर है इसके अक्रॉस भी तो पल्स आएगी। तो अगर हम थायरिस्टर के अक्रॉस हम प्लॉट करें तो वो ध्यान देने वाली बात है। तो थायरिस्टर देखो, पहले तो थायरिस्टर के अक्रॉस, क्योंकि यहाँ जब ये ओपन सर्किट होगा, ऐसे समझो जब थायरिस्टर ओपन सर्किट होगा तो यहाँ जितना भी वोल्टेज आ रहा होगा वो उतने वोल्टेज को ये क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब अगर मैंने यहाँ 5 वोल्ट भेजा तो ये भी 5 वोल्ट अप्लाई करेगा, तभी तो करंट नहीं फ्लो होगा, ऐसे समझो। तो क्या होगा, ये थायरिस्टर का वोल्टेज यहाँ जब तक पल्स नहीं मिली है ये मैक्सिमम ऐसे जाएगा, फिर घटेगा, ठीक है। अब घटेगा क्योंकि तब तक ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है, फिर ये ओपन सर्किट है निगेटिव साइकिल में, तो निगेटिव साइकिल में देखो वेव फॉर्म को फॉलो कर लिया, ठीक। फिर उसके बाद ये उतनी देर ऑफ रहेगा जब तक इसको पल्स मतलब उतनी देर तक ये चलेगा जब तक पल्स नहीं मिली है, ठीक, यहाँ तक ये चलेगा। उसके बाद जैसे पल्स मिल गई ऑफ हो गया, ठीक। फिर अगले निगेटिव साइकिल में थायरिस्टर का वोल्टेज आएगा,
ठीक है। फिर ये क्या तब तक चलता रहेगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा। ये आएगा थायरिस्टर का वेव फॉर्म। ठीक है, ये करंट का, ये वोल्टेज का, ये तो हो गया वेव फॉर्म बनाना। तो अब मैंने कहा था कि मैंने अल्फ़ा पे पल्स दी है, फिर पाई तक ये गया है, फिर मैंने अगली जो पल्स दी है 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 2 पाई है, फिर मैंने इसको 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे 2 पाई प्लस अल्फ़ा टाइम पे मैंने पल्स दी है। तो इसका हम अगर एवरेज डीसी वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, तो ये एवरेज का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल एफ टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, जीरो से टाइम पीरियड, जीरो से टाइम पीरियड। तो अपने केस में क्या है, हमारा जो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो है वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी है, और ये अल्फ़ा से चालू हो रहा है और पाई टाइम पीरियड तक ये कंडक्ट कर रहा है। और जो हमारा टाइम पीरियड है टोटल वो 0 से 2 पाई है। ठीक है, 0 से 2 पाई तक हम टोटल साइकिल ले रहे हैं एवरेज करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का इंटीग्रल होता है कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, अल्फ़ा से लेकर के, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस आता होगा, माइनस कॉस अल्फ़ा से लेकर के पाई तक, और ये जो ये वाला आएगा ये 2 पाई आ जाएगा सीधे सीधे सॉल्व करके। ठीक, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम इसका वो लिख सकते हैं, और यहाँ वी एम तो आएगा ही आएगा, तो ये हो जाएगा वी एम अपॉन 2 पाई अंडर में। अब कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, फिर इसमें से माइनस डालेंगे तो फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। ये हो गया हमारा एवरेज डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज अगर बोलूँ तो कितना आएगा, ठीक है, एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैक्स, ये एवरेज का मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, एवरेज वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कल अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो, यानी हम 0 पे ही तुरंत ही कंडक्ट करा दिए जैसे ही पलटा, तो उस केस में जो हमारा एवरेज वोल्टेज आएगा वी एम अपॉन, अब ये कॉस 0 1 होता है, 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी एम अपॉन पाई आ जाएगा, जैसे सिंपल डायोड के केस में आता है। अब ऐसे ही अगर मैं एवरेज लोड करंट की बात करूं या आरएमएस की बात करूं तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो ये तो चलो डीसी वोल्टेज हो गया। अब अगर मैं लोड करंट की बात करूं, ठीक है, आई डी सी, ठीक है, आउटपुट करंट की, तो करंट में क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वी एम अपॉन 2 पाई आर, अंदर में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे अगर मैं आरएमएस वैल्यू निकालूं, आरएमएस, तो आरएमएस निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, आरएमएस के लिए होता है वी ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, और एफ स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी का रूट, ऐसा कुछ होता है। तो देखो ये क्या बनेगा, अगर मैं इसका रूट मीन बनाऊंगा तो वी स्क्वायर डी टी, ठीक है, तो अरे ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू डी टी, और टोटल टाइम पीरियड है 2 पाई, इस पे लगा है रूट, तो ये आ जाएगा वी आर एम एस। ठीक है, तो रूट बाहर ला सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि इंटीग्रल 0 से 2 पाई, ये हमने क्या माना है 2 पाई आएगा, तो उसी से यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, तो हमको पता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ वी एम, ठीक है, 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ये अंदर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, और ये 2 पाई, तो ये 1 अपॉन अंदर रूट में ही है, तो रूट में ही देखो ठीक, और ये 1/2 रूट पाई आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 हो गया था, इसलिए 2 बाहर आ गया। अब ये क्या होगा, वी एम स्क्वायर, ये भी बाहर ही ले आता हूँ, तो वी एम अपॉन 2 रूट पाई ये अंदर में, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 का हो जाएगा डी टी, 1 का क्या आएगा, टी आएगा, या ठीक है 1 का टी आएगा, या ओमेगा टी जो भी कह लो, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छा, इसको और आसान करने के लिए ना हम डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ताकि ये आसान रहे। ओमेगा टी की वैल्यू हम 0 डाल सकते हैं और पाई डाल सकते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको ओमेगा टी ही रख लो, डी ऑफ ओमेगा टी ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा, और माइनस लगा हुआ है, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, यहाँ 2 है तो बस ये 2 बाहर आएगा केवल। ठीक है, ये 2 बाहर आएगा, वो भी डिवाइड होगा। ठीक, 1/2। अब इसमें हमें पुट करना है, और ये रूट तो लगा ही है अभी। क्या पुट करना है, अल्फ़ा से लेकर के पाई तक। ठीक है, अल्फ़ा से लेकर के पाई तक, तो ये हो जाएगा वी एम अपॉन 2 रूट पाई, और अंदर में हमारा आएगा पाई माइनस अल्फ़ा, साइन पाई जो है क्या होता है, 0 होता है, तो साइन पाई तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बचेगा क्या, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/2 साइन अल्फ़ा की पावर 1/2, ये हो जाएगा हमारा वी आर एम एस। ठीक, नीचे रजिस्टेंस से डिवाइड कर लेना तो करंट मिल जाएगा। ये तो ये इसकी पूरी एनालिसिस हो गई कि क्या क्या हम निकाल सकते हैं। अगला है हमारा आर एल लोड लगा हुआ है। पहले के केस में क्या था, केवल आर था, तो इंडक्टर का नेचर नहीं दिख रहा था हमको। ठीक है, अब होगा क्या, जब हम अपनी वेव फॉर्म हमारी बनेगी, तो जैसे मान लो ये तो हमने थायरिस, ये ट्रिगरिंग पल्स, तो पहले तो ये चलो हमारी वेव फॉर्म थी मान लो। ठीक है, ये हमारी वेव फॉर्म थी, फिर हमने 2 बार ट्रिगरिंग दी, यहाँ दी और यहाँ दी, तो हमको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो तो चलो ये मिलेगा। ठीक है, अब आउटपुट वोल्टेज पिछले केस जैसा ही है। अब यहाँ एक चीज़ हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम इंडक्टर के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत डायग्राम मैं तो पिछला बना लिया हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर आर एल। अब एल का इंडक्टेंस का हमें नेचर दिखेगा, तो जैसे मान लो ये हमारी वेव फॉर्म है। ठीक है, इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ ताकि अच्छा लगे। ये मान लो हमारी वेव फॉर्म है साइनसोइडल। ठीक है, अब मैंने पल्स दी है थोड़े समय के लिए। ठीक है, पल्स मान लो ये अल्फ़ा पे दे दी है यहाँ पे, और यहाँ पे पल्स दे दी है।
तो उस केस में क्या होगा, कंडक्शन होता रहेगा, ठीक है। और जैसे मान लो ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, अल्फ़ा पे जब ट्रिगरिंग मिली तो आउटपुट पे हमें करंट मिलेगा। लेकिन जब ये बंद हो जाएगा, ठीक है, जब ये बंद हो जाएगा तो इंडक्टर में अपना करंट होगा। जैसे मान लो ये इस डायरेक्शन में करंट दे रहा था, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है थोड़ी देर के लिए ये क्या करेगा, आई करंट होल्ड कर लेगा। जैसे मान लो ये आई करंट से चार्ज हो रहा था, तो ये आई करंट होल्ड कर लेगा, क्योंकि अब ये करंट बाहर की ओर तो फ्लो कर नहीं सकता। तो इंडक्टर में क्या रहेगा, थोड़ा सा चार्ज स्टोर्ड रहेगा। अब इंडक्टर क्या करता है, चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, ये इंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमें अपोजिट में थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पर दिखाई देगा इंडक्टर की वजह से। फिर ये ऐसे ऐसे, तो ये वेव फॉर्म हमको कैसे मिलेगी, यहाँ तक फिर जैसे घट रहा है, अब ये इंडक्टर की वजह से कुछ वोल्टेज आ जाएगा ऐसे, ये आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा कुछ इस तरह। अच्छा, ये अगर इसका वोल्टेज है। अब मैं करंट की बात करूं तो करंट देखो, जैसे पहले तो इंडक्टर जीरो है, ठीक है। फिर इंडक्टर को पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट मिला तो इंडक्टर चार्ज होना चालू किया। चार्ज होने के बाद देखो, चार्ज होने के बाद इंडक्टर चार्ज हुआ, ये ट्रांजिएंट प्रॉपर्टी है, इंडक्टर ऐसे चार्ज हो रहा है। देखो वही इक्वेशन आ रही ई की पावर वाली, ऐसे जो बनती है, ठीक है। सिंपल अगर आरएल सर्किट लगा लो, ये हो गया एल और ये हो गया आर, और यहाँ कोई वोल्टेज दे दो, वही वेव फॉर्म आ रही। अब देखो यहाँ पर जब निगेटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर के पास कुछ करंट था तो वो यहाँ डिस्चार्ज हुआ, फिर ऐसे चला, फिर इंडक्टर के पास करंट है, फिर ये डिस्चार्ज होगा, फिर इंडक्टर के पास करंट है, फिर ये डिस्चार्ज होना है ऐसे। और जो थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगा, तो थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पहले ओपन सर्किट है तो वोल्टेज बढ़ेगा, फिर शॉर्ट सर्किट हो गया गेट पल्स देने के बाद, ठीक। फिर निगेटिव में थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कब आएगा, जब इंडक्टर अपना काम कर चुका होगा। तो इंडक्टर जहाँ से कम काम चालू करेगा, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ तक तो देखो इंडक्टर ही फ्लो करा रहा है, तो ये ऐसे वोल्टेज हमको मिलेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो अल्फ़ा टाइम से ले करके यहाँ पर देखो, अल्फ़ा टाइम से ले करके बीटा टाइम तक हमें वोल्टेज मिल रहा है इस बार, ठीक है। और करंट भी अल्फ़ा टाइम से ले करके बीटा टाइम तक मिल रहा है। तो अब जब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज डीसी वैल्यू, तो हम उसी हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम एवरेज डीसी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एवरेज डीसी वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रल एफ टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, ठीक है। तो मैं यहाँ डी ओमेगा टी लेके चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी और डी ऑफ ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, अल्फ़ा से बीटा तक। तो ये क्या आ जाएगा, Vm/2, ठीक है, कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी अल्फ़ा से बीटा तक। तो ये हमको मिलेगा Vm/2 कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, ठीक। IDC अगर हमें चाहिए तो VDC अपॉन रेजिस्टेंस कर दो, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। अब हम RMS वोल्टेज निकालते हैं, VRMS। तो VRMS के लिए अगेन हम वही चीज़ करेंगे जो पहले किए थे, ठीक है। तो VRMS क्या होगा, f² dt अपॉन dt का एवरेज, और ये इंटीग्रेशन रूट में। तो ये हमको पिछले केस में क्या मिला था, पिछले केस में हमको मिला था, देखो देखो क्या मिला था पिछले केस में, ओमेगा टी माइनस हाफ साइन ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो
यहाँ हम अल्फ़ा से लेकर के बीटा तक रखेंगे, इस रूट लगाएंगे 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इस पूरे की पावर 1/2 कर देता हूँ, यहाँ Vm भी बाहर आ गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, अल्फ़ा से लेकर के बीटा तक। तो ये निकल के आएगा हमारा ओमेगा टी प्लस हाफ साइन, माइनस है शायद यहाँ, माइनस हाफ साइन ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, अल्फ़ा से बीटा तक, और Vm/2√π। तो ओमेगा टी की वैल्यू अल्फ़ा है, साइन 2 ओमेगा अल्फ़ा बीटा ऐसे हम रख के अपना वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस अल्फ़ा पहली हो गई, माइनस हाफ साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, ये हो गया ब्रैकेट में। और ये किससे मल्टीप्लाइड है, Vm/2√π, ये हो गया RMS वैल्यू। अब हमें अल्फ़ा बीटा गिवन होगा, उस हिसाब से हम चीज़ें निकाल लिया करेंगे। जो बीटा है वो हमारा डिस्चार्ज टाइम से आएगा इंडक्टर के। तो इस केस में भी देखो हमको इनपुट वेव दी गई है, बस अंतर क्या किया है हमने, यहाँ पर एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया है, ठीक है। ये क्या करेगा, जब हमारा देखो पिछले केस में क्या हो रहा था, इंडक्टर क्या हो रहा था, देखो ये इंडक्टर की वजह से थोड़ा करंट आ रहा था ना। अब इसी जो करंट है इंडक्टर वाला, इसी को शॉर्ट सर्किट डायोड क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा हर एक हाफ साइकिल में। तो जो हमारा आउटपुट आएगा, देखो यहाँ तक ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक देखो ऑफ था, ट्रिगर किया गया। अब देखो भी बैक साइड नीचे जाना चाहिए था इंडक्टर की वजह से, लेकिन अब यहाँ ये जो डायोड लगा है ये इसको डिस्चार्ज मार देगा। तो मतलब जो इंडक्टर में चार्ज वोल्टेज होगा वो तुरंत ही ये वाला जो डायोड लगा हुआ है वो क्या करेगा, ऐसे करा के इसको डिस्चार्ज कर देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड का फ़ायदा ये हुआ कि ये जो थोड़ा सा आ जा रहा था ना इंडक्टर की वजह से, वो अब नहीं आएगा वोल्टेज। और करंट की अगर मैं बात करूं तो ये किसका करंट है, ये देखो हमारा डीसी करंट जो है डायोड की वजह से, ठीक है। ये है डायोड की वजह से डीसी करंट। और फ्री व्हीलिंग डायोड में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट को हम दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है। फ्री व्हीलिंग डायोड में भी करंट फ्लो हो रहा है, किसकी वजह से, इंडक्टर की वजह से। आधे साइकिल में जब इंडक्टर चार्ज हुआ है तो उसी से वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये टोटल मिला करके हमने एक अप्रॉक्स करंट ये कुछ बोल दिया, ऐसा आता नहीं है, आइडियली बोला जाता है, ठीक है। अब अपना जो थायरिस्टर है वो केस 1 की ही तरह चला गया। थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, देखो पहले, फिर जब थायरिस्टर जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो जीरो हो गया, फिर थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ा बढ़ा, कहाँ तक बढ़ा, जहाँ तक हमने उसको ट्रिगर नहीं किया, फिर उसके बाद शॉर्ट सर्किट देन जीरो हो जाना है, ठीक है। अगर हम इसकी VRMS और सबकी बातें करें तो वो क्या आ जाएगा, VDC क्या होगा, सिंपल होगा 1/2π, और अल्फ़ा से पाई तक ही जाएगा साइन, यहाँ लिख दो Vm साइन ओमेगा टी डी टी डी ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा Vm/2π, Vm/2π 1 + cos अल्फ़ा, केस 1 की जगह, क्योंकि अब हमारा बीटा उटा का खेल है नहीं। ऐसे ही RMS भी केस 1 की ही तरह आएगा जैसे पहले किया था, तो ठीक है। और ऐसे ही लोड भी केस 1 की ही तरह हो जाएगा सब कुछ, फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने की वजह से।
अच्छा देखो यहाँ पर ई लोड लगा हुआ, ERLE लोड, यानी एक्चुअल में जो हमारा मोटर होता है, ठीक है, मोटर, तो मोटर में हमने देखा होगा कि मशीन में क्या होता है कि बैक ईएमएफ भी जनरेट होता है, ठीक है। तो मान लो हम मोटर वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि बैक ईएमएफ भी होगा, जो कि बैक ईएमएफ ऑब्वियसली अपोजिट साइड में होता है, इसलिए देखो अपोजिट में लगा हुआ है। अब ये इस सर्किट को ना थोड़ा सा अगर हम एज्यूम करें ना, तो ये एक डायोड हम मान सकते हैं। एक जब थायरिस्टर ऑन हो गया तो उस समय डायोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और अगर वहाँ पर कोई बैटरी लगी हो और ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म हो, अगर ये बैटरी लगी है तो ये क्लिपर सर्किट की तरह काम करती है। जैसे मान लो ये हमारा वेव फॉर्म ऐसे आ रहा है और हमने मान लो 5 वोल्ट का आ रहा है और हमने 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, 5 वोल्ट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो ये 2 वोल्ट की बैटरी क्या है, ये लेवल यहाँ से शिफ्ट कर देगी। ये जो हमारा जीरो का लेवल है, ये रेफरेंस लाइन यहाँ जहाँ से कट होता था, अब ये 2 वोल्ट से कट होगा। तो यानी ये यहाँ से केवल क्लिप हो जाएगा, ये नीचे वाला पूरा हिस्सा। मतलब ये कि कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ चलो रजिस्टर लगा दो, ठीक है। होगा क्या कि जैसे ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है, ठीक। अब हमने क्या किया, बैटरी लगा दी है। बैटरी कितनी लगाई है, 2 वोल्ट की लगाई है। ये 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, VM 5 वोल्ट था। तो अब इस केस में जो हमारा वेव फॉर्म बनेगा वो ध्यान दो, ये दो यहाँ से अब क्लिप होगा। तो यानी हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को शिफ्ट कर दिया है बेसिकली बैटरी लगा करके। तो आपको जो वेव फॉर्म आगे आगे दिखेगी वो भी समझ लो एक तरह से एक्स एक्सिस को शिफ्ट कर दिया हमने। तो ये है हमारी वेव फॉर्म ऐसे। और ये देखो ई का वोल्टेज यहाँ पर शो किया था थोड़ा सा। अब ये मान लो यहाँ पे और यहाँ पे हमने ट्रिगरिंग पल्स दी, तो उस केस में क्या होगा, अब होना तो हमारा यहाँ से चाहिए था, लेकिन अब हमारा बैटरी के लेवल से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा ऐसे ऐसे। अब हाफ साइकिल में देखो इंडक्टर है तो इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा, अभी हमने फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं लगाया है, ठीक है। फिर देखो डिस्चार्ज के केस में क्या होगा, जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये डीसी लेवल यहाँ पे रहेगा हमेशा, ठीक है। ये डीसी लेवल हमेशा ये आउटपुट पे इतना देता रहेगा। फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं करंट की बात करूँ तो ये भी शिफ्टेड होगा, मतलब ये शिफ्टेड क्या होगा, करंट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करंट कैसे फ़्लो होता है, ये करंट फ्लो होता है जो हमारा सोर्स का वोल्टेज है माइनस बैटरी वाला अपॉन आर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, करंट तो वैसे ही फ्लो होगा जैसे करंट पहले के केस में था। तो अब यहाँ क्या हो रहा होगा, देखो करंट एकदम पहले इंच देखो एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा। कैसे चार्ज हो रहा है, जैसे समझ लो आरएल सर्किट की तरह, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ शिफ्टिंग हमने कर ली है तो ये पूरा निगेटिव में नहीं शो किया गया है, ठीक है। फिर ऐसे, फिर ये इंक्रीज और फिर ये निगेटिव। शिफ्टिंग की वजह से ना अपना करंट निगेटिव में जाने को नीड नहीं पड़ रही, क्योंकि ये बैटरी ने थोड़ा सा शिफ्ट करा दिया एक्सिस को, ठीक है। तो जो नीचे जाना चाहिए था, मान लो बैटरी थोड़ा कम शिफ्ट कराई होती तो ये हमको कुछ ऐसा दिख जाता करंट वाला भी केस। पिछले केस में देखो करंट कैसे आ रहा था, ये यहाँ भी देखो जीरो नहीं फ्लो हो रहा था, ठीक है। करंट जीरो फ्लो भी कैसे होगा, क्योंकि ये डायोड तो हाफ साइकिल के बाद ये जो थायरिस्टर है ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा ना, तो करंट तो फ्लो करने का कोई सवाल नहीं, तो इसलिए करंट का लेवल ये जीरो ऐसे, ठीक है। तो हमने टाइम पीरियड अपना ले लिया कि जब हमने पल्स दी है ये अल्फ़ा है और ये डिक्रीज होकर के कहाँ तक गया है, बीटा तक गया है। तो अगर हम VDC एवरेज DC वोल्टेज निकालना चाहेंगे तो वो अल्फ़ा से बीटा तक के लिए निकालेंगे, ठीक है। अल्फ़ा से बीटा तक के लिए अपना DC वोल्टेज निकालेंगे तो VDC क्या लिखेंगे, VDC इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फ़ा से बीटा 1/2 पाई, ये टाइम वाला 1/2 पाई है। और ये VS सोर्स वोल्टेज, VS डी ओमेगा टी प्लस E इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है। तो E इंटू डी ओमेगा टी कब काम करेगा अपना, ध्यान से देखो,
जो ई वाला वोल्टेज है वो यहाँ से यहाँ तक के टाइम पीरियड के लिए है, अल्फ़ा से लेकर के यहाँ तक अपना ई आ रहा है, ठीक है। ई यहाँ से यहाँ तक अपना बैटरी वाला वोल्टेज आ रहा है, तो उसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव में। तो बैटरी वाला वोल्टेज हमारा कब चालू हुआ है, बीटा से चालू हुआ है और कहाँ तक गया है, 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक गया है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो वी एम साइन ओमेगा टी का वी एम कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, ठीक है। वी एस को क्या पुट करना है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो 1/2 पाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा वी एम अपॉन 2 पाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा प्लस, अगर ई को मैं देखो इंटीग्रेट करूँ तो ई के साथ तो सिंपल, ई तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ई इंटू 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा ये मिल जाएगा, और ये टोटल वी एम अपॉन 2 पाई के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, तो एवरेज, अब यहाँ पर एवरेज लोड करंट अगर मैं बात करूँ आईडीसी की, तो आईडीसी क्या होगा, केवीएल लगा दो आईडीसी के लिए, वीडीसी माइनस बैटरी का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा डीसी करंट।